हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आगे प्रश्न पढ़ेंगे, पढ़ ही क्यों रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में आधा छोड़ के निकल लिए थे, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, क्योंकि कल स्टोरेज फुल हो गया था, अपने आप वीडियो कट गया। तो हम जिस तूफान के बारे में बात कर रहे थे वो कल तूफान आ नहीं पाया, तो आज पूरा प्रयास करेंगे कि भूकंप लाहित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम कल वाले में बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में, है ना। एक बार पुनः हम आ गए हैं उसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? मैक्सवेल चाचा द्वारा, जेम्स मैक्सवेल। उन्होंने कुछ बातें कही थी, उन बातों को हम सुन रहे थे कान लगा के, लेकिन अचानक से क्या हो गया? वीडियो कट हो गया, है ना। तो चलिए समझते हैं। जेम्स मैक्सवेल साहब ने जो जो बातें कही थी एक बार मैं अगेन रिपीट करूंगा और फिर आगे बढ़ा दूंगा। तो मेनली जेम्स मैक्सवेल साहब ने पहली बात ये कही थी कि जो हम देखते हैं रेडिएशन, ये रेडिएशन क्या है? ये रेडिएशन एक प्रकार की क्या है? एनर्जी है। रेडिएशन क्या है? एनर्जी है। जो किस फॉर्म में चलती है? वेव के फॉर्म में। कौन सी वेव? ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कही कि जो ईएम वेव होती हैं एक्चुअल में ये कुछ और नहीं है, ये सॉरी कुछ और नहीं है, ये वेव ही है, एनर्जी को ट्रांसफर करा रही हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड कैसी होती है? लाइट की, यानी स्पीड ऑफ लाइट। तीसरी बात इन्होंने क्या बोली कि जो ईएम वेव होती हैं इनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसकी? मीडियम की। एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन डिपेंड अपॉन मीडियम। कान पे लिखा ही नहीं कर रहा है, बोल कुछ और रहे, लिख कुछ और रहे हैं। चौथी बात ये बोली गई थी कि एक्चुअल में ये जो रेडिएशन होता है, क्या हुआ? ओह सॉरी, मीडियम के जब दिखा रहे हैं ना, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं। ऊपर वाला करेक्शन, ये वाला करेक्शन सही है कि नहीं है, चेक करना पड़ेगा। अब देखिएगा, चौथी बात हम लोगों ने ये देखी थी कि एक्चुअल में जो ईएम वेव होती हैं उनके पास दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, और वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो वेव की डायरेक्शन होती है उस वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो अच्छे से देख लिया था, है ना। और इसके भी परपेंडिकुलर कौन सी फील्ड होती है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब वहीं पे हम लोगों ने थोड़ा सा एक डांस स्टेप भी किया था, ये वाला, है ना, ये वाला क्लियर है। ये एक ऊपर और एक नीचे, और वेव कैसे जा रही है? आगे। तो वेव प्रोपोगेट होती है आगे। ये किसकी डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की, और हम आगे, यानी वेव आगे। ओके, इस तरीके से रेडिएशन गुजर रहा होता है। ठीक है, क्लियर है। ये चार बातें बोली गई थी मैक्सवेल साहब की थ्योरी में। पांचवी बात जो तबाही लेके आने वाली थी, उस तबाही वाली बात को पहले समझ लीजिएगा। मैक्सवेल साहब ने यह बोला था कि जो आप देखोगे, क्या जो भी रेज देखोगे या जो भी वेव देखोगे एक्चुअल में वो एनर्जी को क्या कर रही हैं? ट्रांसफॉर्म करा रही हैं। और ये काम जो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली हो रहा है। कुछ भी पढ़ नहीं पड़ा, इंपॉर्टेंट बात है, इससे पढ़ नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैं एक हेडिंग डालूंगा 5वें नंबर में, उसको बोलूँगा रेडिएंट एनर्जी। क्या बोलूँगा? रेडिएंट एनर्जी। अब रेडिएंट एनर्जी के अंदर कुछ चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। अब देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले लिखिए एनर्जी एमिटेड by any source like heated rod or filament of bulb, continuously
कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, फ्रॉम लिख लीजिए इसको, फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटेड रॉड और फिलामेंट ऑफ बल्ब कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये बात भूली गई ना, इसको कितना स्टार बना सकते हैं आप, जितना हो सकता है बना लीजिए। इतनी बातें हैं, ठीक है। अब सोचिएगा ध्यान से, ऊपर 4 बातें कही गई थी, इन चारों बातों में कहीं गलती नहीं आई, चारों बातों में कहीं प्रॉब्लम नहीं नजर आई, लेकिन ये 5वीं बात ना इस पूरी थ्योरी का काल बन जाती है। यानी जेम्स मैक्सवेल का फेलियर ये 5वीं बात होती है। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो गहराई में उतरिएगा। क्या लिखा है? लिखा है एनर्जी एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक हीटेड रॉड और फिलामेंट और ऑफ बल्ब कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो मतलब क्या है, बता सकते हैं? मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो एनर्जी एमिट की जाती है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, रॉड को हीट कर दिया, रॉड को क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो रॉड को हीट करेंगे तो आप देख रहे होते हैं कि वहां से एनर्जी डाउन हो रही होती है। मतलब यार सिंपल समझो, हमने रॉड को एनर्जी दी, रॉड के पास एनर्जी गई, पहले हाँ या ना बोलेंगे। रॉड के पास एनर्जी मतलब आपने गर्म किया, तो गर्म करने का मतलब थर्मल एनर्जी दी, थर्मल एनर्जी के कारण वो गर्म हो गई। लेकिन फिर धीरे धीरे आप अगर उसको छोड़ दें तो क्या हो जाएगी, वो एनर्जी गायब हो जाएगी, यानी अगेन वो ठंडा हो जाएगा। तो वो एनर्जी गई कहाँ? तो एक्चुअल में वो एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में क्या हो गई, बाहर चली गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ समझ पा रहे हैं? हमने गर्म किया, एनर्जी दी, भाई गर्म किया तो एनर्जी दी, गर्मी जो है उसको दिया ना, किसको, रॉड को। लेकिन कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा ना। अगर मैंने गर्म किया, अगर उसकी एनर्जी गायब नहीं हो रही तो जीवन भर उसको क्या होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। लेकिन कुछ देर बाद ही क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है। तो क्या हुआ, वो एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी थर्मल एनर्जी कहाँ गई? एक्चुअल में थर्मल एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो गई। ठीक है, क्या हो गई, एमिट हो गई। क्या इस बात में कोई दुविधा है? बताइएगा। नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब इन्होंने जो एक शब्द यूज किया कि भैया एमिट हो रही है, सबने माना हाँ एमिट हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी एमिट हो रही है, सोर्स से एमिट तो होती है, इसमें तो कोई गलत बात तो नहीं, मैं भी नहीं बोल रहा हूँ और मैक्सवेल साहब भी नहीं बोल रहे हैं कि भैया हीटेड बल्ब लोगे या हीटेड रॉड लोगे तो उसके बाद धीरे धीरे एनर्जी जो है उसकी एमिट हो जाएगी रेडिएशन के फॉर्म में। सही बात है, मैं मान रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सही बात है, एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में एमिट हो गई, गलत कहीं नहीं है। लेकिन एक शब्द का यूज कर लिया उन्होंने, कंटिन्यूअसली। किसका यूज कर लिया उन्होंने, कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, ये थोड़ा सा गलत है, कंटिन्यूअसली। ओके, अब क्या मतलब है इसका? उन्होंने कहा ना कि एनर्जी जो एमिट करेगा, यानी जो रेडिएशन निकल रहा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस। और ये कंटिन्यूअस, सोचो इतना सारा सेंटेंस, उस पूरे सेंटेंस में एक शब्द कंटिन्यूअस, ये एक शब्द इनको ले बीतता है। किसको, जेम्स मैक्सवेल साहब को। उन्होंने कहा ना कि एनर्जी कंटिन्यूअस निकल रही होगी, कंटिन्यूअस 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 कंटिन्यूअस, लगातार निकल रही होगी। समझ में आ रहा है? किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। ठीक है ना। और इनके कंटिन्यूअस का अर्थ यह है कि ऐसे समझ लो, ऐसे मान लो मैं 1 लिख रहा हूं और 2 लिख रहा हूं, तो मैं 1 पे हूं, फिर उसके बाद कहां पहुंचा, 2 पे। बीच में मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। बीच में मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया। फिर मैंने क्या लिया, 3 लिया, फिर मैंने 4 लिया, फिर मैंने 5 लिया, और बीच में मैं क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो इस पोर्शन को डिस्क्रीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम। इस सिस्टम को क्या मान लेंगे आप, डिस्क्रीट सिस्टम। कि एक के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 4, 4 के बाद फिर 5। तो ये डिस्क्रीटेड है। कंटिन्यूअस का मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, यानी 1 से 2 के बीच में भी जो नंबर्स हैं आपने उन सबको इंक्लूड किया है कि नहीं है? समझ पा रहे हो? मेरी बात ध्यान से समझना। माने 1 से 2 पे जा रहे हो तो 1 से 2 के बीच में जो नंबर है उन सबको इंक्लूड किए हो, है ना। तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए 1 से 2 तो 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 सब आएगा। यानी आप क्या है, आप कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यस और नो, कंटिन्यूअस है कि नहीं है? यानी 1 से लेके 2 तक आप क्या है, कंटिन्यूअस। 2 से लेके फिर 3 तक क्या है, कंटिन्यूअस। 3 से लेके 4 कंटिन्यूअस, 4 से 5 कंटिन्यूअस।
यानी आप एकदम कैसे चल रहे हैं, कंटिन्यूअस। इसको कंटिन्यूअस बोलते हैं जब आप छोड़ नहीं रहे हो, समझ पा रहे हो, स्किप नहीं कर रहे हो, आप कंटिन्यूअस चल रहे हो। क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो। कंटिन्यूअस चलने का मतलब छोड़ नहीं रहे हैं, बीच के नंबर्स को हम छोड़ नहीं रहे हैं, बीच के नंबर को इंक्लूडेड किया हुआ, दैट मीन्स इज कंटिन्यूअस। और डिस्क्रीट मतलब 1 पे थे, 1 के बाद फिर कहाँ पे जाएंगे, 2 पे, 2 के बाद 3 पे, 3 के बाद 4 पे, 4 के बाद 5 पे, बीच में नहीं है, बीच से हमारा लेना देना नहीं है, यानी बीच को हमने इंक्लूड नहीं किया है। 1 लिया, फिर 2 को ले रहा हूँ, फिर 3 को ले रहा हूँ, फिर 4 को ले रहा हूँ, फिर 5 को ले रहा हूँ, दैट मीन्स इज द डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएटेड फॉर्म हो गया, और वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फॉर्म, जब हम लगातार ले रहे होंगे, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सबको ले रहा हूं मैं। क्लियर है? इन्होंने क्या बोला था, एनर्जी कंटिन्यूअस एमिट हो रही होगी, समझ में आ रहा है? और ये कंटिन्यूअस शब्द क्यों खतरनाक होता है, ये आगे आप समझोगे, ये बात याद रख लेंगे, हाँ या ना। इन्होंने कंटिन्यूअस शब्द दिया, कंटिन्यूअस मतलब समझ में आ रहा है ना, है ना। जैसे एक वैल्यू उन्होंने फिक्स नहीं की, इन्होंने कहा कि पूरा कंटिन्यूअस चल रहा होगा। जैसे मैं अपने क्लास के अंदर बोल दूं कि मेरे पास सभी बच्चे आएंगे, तो सभी मतलब लाइन से, अगर मैं एक लाइन लगवा रहा हूं तो मैं किसी को छोड़ूंगा, सभी का मतलब सबको इंक्लूड किया हूं मैं, इसका मतलब लाइन जो होगी उसमें मैं अगर किसी से पूछ रहा हूं, मतलब मैंने बोला कि सभी बच्चों से मैं पूछूंगा, ऐसे समझ लो, मैंने क्या बोला, मैं सभी बच्चों से पूछूंगा, सभी बच्चे लाइन लगा ले, सभी बच्चों ने लाइन लगा ली, अब मैं जब पूछूंगा तो किसी को छोड़ के पूछ रहा हूँ, सबसे पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा, दैट मीन्स मैं क्या हूँ, कंटिन्यूअस काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो दैट मीन्स दैट इज द कंटिन्यूअस। और मैंने बोला कि नहीं, आप लाइन लगाओ, इसमें से मैं हमेशा किससे पूछूंगा, पहले के बाद तीसरे से पूछूंगा, समझ में आ रहा है, पहले के बाद फिर किससे पूछूंगा, तीसरे के बाद तीसरे से, फिर तीसरे के बाद फिर अगले उसके तीसरे से, फिर उसके तीसरे से, तो बीच में मैं छोड़ रहा हूँ नहीं छोड़ रहा हूँ, यानी मैंने फिक्स कर दिया कि हमेशा मैं तीसरे व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, और बीच में क्या कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा 2 लोगों को, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डिस्क्रीट सिस्टम। समझ में आ रहा है ना। अब आप कहोगे सर कंटिन्यूअस समझाना था, आप डिस्क्रीट क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आगे जाके डिस्क्रीट पे ही काम करना है आपको, इस पूरे को हटा के बस यहाँ पे क्या डाल दिया जाएगा, डिस्क्रीट, बस इतना ही करना है। और दूसरी थ्योरी आएगी और वो बड़े साइंटिस्ट लेके आएंगे, इनका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा, ओके, कुछ समय बाद बताऊंगा। आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इनकी एक घटना को पहले समझो, मतलब कहानी को समझो, घटना उठना कुछ नहीं है। अब समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अनुसार उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरे वेव को, जैसे आप सबको मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितनी होती हैं टोटल, कितनी होती हैं, 5, कितनी होती हैं, 5। तो एक स्ट्रिप बना लीजिए भाई, क्या बना लीजिए, एक स्ट्रिप, एक स्ट्रिप बनाइएगा, 1 2 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या रखना है आपको, गामा रेज, गामा रेज, ठीक है ना, फिर एक्स रेज, ठीक है ना, फिर सॉरी यूवी रेज, फिर विजुअल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड, फिर माइक्रो रेज, रेज बोलो या वेव बोलो, ठीक है ना, माइक्रोवेव या रेज, और इसके साथ साथ रेडियो वेव, ऐसा वेव बोल दो, सबको क्या बोल दो, वेव, अदरवाइज तुम रहोगे कंफ्यूज। मैं वेव बोलूँगा, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजुअल वेव, फिर अल्ट्रावायलेट वेव, एक्सरे वेव और गामा वेव। वेव से ही तो मिलके क्या बनता है, रे। प्रकाश की एक रे जानते हैं, प्रकाश की क्या आती है, एक रे। रे किसको कहते हैं, किसी भी रेडिएशन के, चूंकि रेडिएशन जो होता है ना वो स्ट्रेट पाथ पे होता है, किस पाथ पे होता है, स्ट्रेट पाथ पे, तो वो जो स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होता है वेव, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। प्रकाश जब चलता है, लाइट जब चलती है तो एक सीधी रेखा पे चलती है, लीनियर पाथ पे मोशन करती है। जब वो लीनियर पाथ पे मोशन कर रही होगी तो उस लाइट की एक किरण को, या सीधा बोला जाए ग्रुप ऑफ पॉइंट्स या ग्रुप ऑफ
पार्टिकल्स को क्या नाम देंगे हम? रेज। क्या नाम देंगे? रेज नाम देंगे। क्लियर है? हाँ या ना? बिल्कुल। एक सेकंड रुक जाएंगे, थोड़ा सा एक इंटरप्शन है। चलिए, सॉरी एमर्स। अब इन सबको हम थोड़ा सा मीटर के अंदर इनकी लेंथ देखेंगे। क्या देखेंगे? वेव लेंथ। ये मैंने कितने बना दिए हैं टोटल, पहले ही बता दिया गया था। तो ये हम सबकी क्या देखने, इन सबकी हम क्या देखने जा रहे हैं? वेवलेंथ। क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए, इस खाने को यहाँ से तुरंत हटाइए। तुरंत यहाँ से हट गया ये। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेनली आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो 10⁻⁻16 से स्टार्ट होता है और ये लगभग चलेगा आपका 10⁻⁻12 तक, ठीक है ना। मीटर में है ये 10⁻⁻12 तक ये चलेगा। उसके बाद 10⁻⁻10 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? एक्सरे मिल जाएगा। ये मीटर में चल रहा है सब, ठीक है। फिर आप देखोगे यूवी रेस तक आते आते ये कितने में चला जाएगा? 10⁻8 तक, 10⁻8 तक। फिर आप देखोगे 10⁻8 से लेके 10⁻6 के बीच में आपको क्या मिल जाएगा? विजुअल रेज मिल जाएगा, ठीक है ना, 10⁻6 तक। ओके। उसके बाद 10⁻4 में भी आपको क्या मिल जाएगा? इंफ्रा। और 10⁻2 तक क्या मिल जाएगा? माइक्रो। और फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 10⁻1, ये सीधा सीधा बोला जाए तो 1, और 1 से लेके ये चलता रहेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। आया समझ में? रेडियो वेव। तो रेडियो वेव की लंबाई तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, मैंने आपको बताया था। ये जो मैंने लिखा है ऑर्डर, इस ऑर्डर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है ना। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। यानी लंबाई बढ़ रही होगी इन वेव की, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अगर हम कभी भी एक जितने भी वेव हैं उन सबको एक ऑर्डर में रख दें, कंटिन्यूअस ऑर्डर में। किस में रख दें? कंटिन्यूअस ऑर्डर में रख दें, तब हम इनको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। याद रखेंगे। मैंने क्या बोला? व्हाट आई वांट टू से, मैंने बोला, या मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक ऑर्डर में रख दूं, यानी रेडिएशंस को एक ऑर्डर में रख दूं, इनके वेवलेंथ के, इनके एनर्जी के ऑर्डर में रख दूं, तो ये क्या बन जाएंगी? स्पेक्ट्रम बन जाएंगी। आई बात समझ में? अब यहाँ से एक बात और जानते हो आप, विजुअल वेव। अगर ये याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो कोई भी बात नहीं है, बस ये याद रखिएगा। विजुअल वेव, जैसा कि विजुअल वेव जानते हो आप 7 रंगों में विभक्त होती है। 7 कलर्स निकलते हैं जब हम उनको किस रास्ते से गुजारेंगे? प्रिज्म के रास्ते से। और वो क्या होता है? विव ग्योर। ये जानते हैं ना? विव ग्योर कैसे, मतलब कैसे? तो ध्यान देंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये बनता है। यस और नो? अब ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है। तो ध्यान देंगे, मैं इसको नैनोमीटर में लिख रहा हूँ। 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर से स्टार्ट होता है और अंत कहाँ पे होता है? 700 नैनोमीटर पे। 700 नैनोमीटर पे। मैं इसमें बीच में नहीं लिखवाऊंगा, बीच में केवल डाटा रह जाएगा, आप कुछ नहीं याद रखोगे। बस आप ये याद रखो कि हमको जो किरणें दिखाई देती हैं, यानी जो लाइट दिखाई देती है, उनकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है? तो 400 से लेके 700 नैनोमीटर तक होती है। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर होती है। समझ में आया है? हाँ या ना? इससे अधिक अगर हम इधर जाएंगे तो इधर की जो रेज होती है वो इतनी खतरनाक होती है कि हमारे आंखों को क्या कर सकती हैं? इफेक्टेड कर सकती हैं। समझ में आ रही बात? तो हमारी आंखें फोड़ देंगी अगर हम 400 नैनोमीटर से एबव जा रहे हैं, तो आंखों को नुकसान पहुंचा देंगी, नुकसान पहुंचाएंगी, ठीक है। आप एक्सरे को देखते हैं जब आप कराने जाते हैं, क्या
इस एक्सरे से स्कैनिंग, मतलब जानते हैं ना एक्सरे वगैरह कराया जाता है जब हड्डियाँ टूटी वगैरह रहती हैं, तो देखते होंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है आपको, हाँ या ना, हाँ या ना। चश्मा वश्मा पहन के बाकायदे उसमें किया जाता है, मतलब एक कार्ड क्या बोलते हैं, प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर वो रेज जाती है, वो रेज दिखाई देती है आपको, नहीं दिखाई देगी, लेकिन अगर आप उस कैमरे के सामने अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो वो रेज आपकी आंखों से होते हुए जाएगी और धीरे धीरे आपकी आंखें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, क्योंकि इनके पास एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये वेवलेंथ इधर देखो, इधर जितना मैं जा रहा हूँ उतना वेवलेंथ तो बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है, और जितना मैं इधर हूँ एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। समझ में आ रहा है ना? अभी मैं आगे बताऊंगा अभी पहले। तो ये आंखों को क्या पहुंचाएंगे, इधर वाली रेस 400 से कम की जो होंगी क्या करेंगी, आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे, और 700 नैनोमीटर से अगर ज़्यादा है तो यही भूत होता है। ये क्या है, भूत है। ये भूत दिखाई देते हैं हमको, नहीं दिखाई देते। क्या भूत दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके पास जो रेज होती हैं, जो एमिट करते हैं रेज, वो क्या होते हैं 700 नैनोमीटर से उनके में क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम इधर वाले को भी नहीं देख सकते। भूत देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। अरे मजाक कर रहे हैं हम, बस इतना समझिए कि इनकी वेवलेंथ इतनी ज़्यादा होती है कि हम इनको देख ही नहीं सकते, इनकी एनर्जी इतनी कम होती है, नहीं देख सकते हैं। याद रखिएगा, अगेन 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 अगेन, फिर से मेरी बात सुनिएगा। इधर एनर्जी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आंखों को नुकसान पहुंचाएंगे, इधर इतनी एनर्जी कम कि हमारी आंखें इनको देख ही नहीं सकती। समझ में आ रहा ना? एक काम करते हैं, एनर्जी के टर्म में समझाते हैं, आप ज़्यादा बेटर समझेंगे, नहीं भूत प्रेत में और प्यार दुलार में तो बर्बाद हो जाएंगे, है कि नहीं है? इन दोनों को हटा देते हैं। मैं सिंपल ये बोलूँगा कि इधर एनर्जी क्या है, एनर्जी ज़्यादा, इसलिए नहीं देख सकते, इसलिए नहीं देख सकते हैं। एनर्जी ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे एनर्जी क्या है, एनर्जी कम है, इसलिए नहीं देख सकते। है क्या है, ये देखेंगे। इतनी ही एनर्जी में हमारी आंखें काम करती हैं। इससे ज़्यादा एनर्जी हो गई तो भी नहीं देख सकते सॉरी, और इससे कम एनर्जी होगी तो भी हम देख नहीं सकते। क्लियर है इतनी बात? ठीक है ना? याद रखेंगे, हमारी आंखें कितने से कितने बीच के वेवलेंथ को देख सकती हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच के वेवलेंथ वाली लाइट्स को केवल और केवल देख सकती हैं, उसके अलावा नहीं। और इन पूरे को आपने एक ऑर्डर में क्रिएट किया कि नहीं किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे? इसको हम स्पेक्ट्रम के नाम से जान रहे होंगे। क्या, किस नाम से? स्पेक्ट्रम के नाम से। और यहाँ भी देखो, यहाँ 400 है, यहाँ पे 700 है। क्या है, लेमडा बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, हाँ या ना? तो हमने कौन से ऑर्डर में रखा है कि आगे की ओर लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन एनर्जी क्या हो रही होगी, कम। अब मैं यहाँ पे एनर्जी के टर्म में बात कर दूं तो 2 सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूँ भाई, और यहाँ पे एनर्जी का टर्म देखना, इधर से इधर की ओर जाऊंगा मैं तो एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन लेमडा इधर से इधर आने पे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आगे हम रिलेशन देखेंगे एनर्जी का और लेमडा का, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि एनर्जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेमडा। लेमडा बढ़ेगा यानी लंबाई बढ़ेगी वेव की, तो एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और अगर लेमडा क्या होगा, घटेगा, दैट मीन्स 1 इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लेमडा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। इस बात को भूलिएगा मत। समझ में आया कि नहीं आया? ये कहानी समझ में आ गई, आया ना? ये याद रह जाएगा, यस और नो? भूलिएगा मत, अगेन कह रहा हूं मैं, भूलिएगा मत। ये ऑर्डर है, लेमडा बढ़ रहा है और इधर एनर्जी बढ़ रही है, मतलब लेफ्ट से राइट जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, लेमडा यानी वेवलेंथ बढ़ेगा, और राइट से लेफ्ट जाऊंगा तो क्या बढ़ेगी, एनर्जी। ठीक है? हम कहां से कहां तक का देख सकते हैं, 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के वेवलेंथ की ही रेस को या वेव को देख पाते हैं। उससे ज्यादा हो गया, उससे वेवलेंथ ज्यादा हो गई तो उसकी एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि हमारी आंखें काम नहीं करती हैं। और अगर उससे ज्यादा हो गई तो हमारी आंखें ज्यादा, चूंकि अगर उससे कम हो गई, 400 नैनोमीटर से क्या हो गई, वेवलेंथ कम हो गई, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसपे भी हमारी आंखें काम नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और हमने इसको एक ऑर्डर में क्रिएट कर दिया तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम। अब देखो फ्लॉप कहाँ पे हुई है थ्योरी, तो फ्लॉप यहाँ पे होती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की कहानी में ये था कि एक कंटिन्यूअसली काम कर रहा होगा। मतलब जब कोई भी
एमिट करेगा, जब कोई भी अपनी एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, यानी रेडिएशन निकालेगा, समझ में आ रहा है, रेडिएशन निकालेगा तो कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बोला गया था ना, क्या बोला गया था कि कंटिन्यूअसली ये काम होगा, होगा। तो अब सपोज कर लिए आपने लोहे की रॉड को गर्म किया, क्या किया, गर्म किया, तो गर्म करने के बाद वो लाल होता है, गर्म करने पे सबसे पहले क्या होता है, लाल होता है। सबसे पहले क्या होगा, वो लाल होगा। पहले ध्यान से समझिएगा, उसके कलर को देखिएगा, बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। जब थोड़ा सा भी गर्म होता है लोहा तो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा गर्म करेंगे तो रेड होगा ना, यानी एनर्जी अभी क्या पहुंची है, कम पहुंची है। और गर्म करिए और, तो उस रेड के बाद क्या बन जाता है, वो येलो बनता है, हाँ या ना। और गर्म करिए तो क्या बन जाता है, ब्लू, हाँ या ना। क्या वो ग्रीन दिखाई देता है, क्या वो इंडिगो दिखाई देता है, नहीं। इस बात को पकड़ पा रहे हैं, हाँ या ना। यही तो फ्लॉपनेस का कारण बना, समझ में आ रहा है, यही तो फ्लॉपनेस का कारण बना। समझ में आया, हाँ या ना। पहले इतना नोट डाउन करिए, फिर मैं कारण और अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूं। चलिए मैं इसको मिटाऊं और कहानी को थोड़ा सा रफ्तार में आगे बढ़ाऊं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्पेक्ट्रम का मतलब, जब मैं ऑर्डर में रख दूंगा तो इसको स्पेक्ट्रम बोलेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा और यहीं पे समझ लीजिएगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो आपको मिलेगा ऐसे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि अगर 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 अरे भाई अगर तक नहीं लिखा रहा है, एक समस्या है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, ईएम वेव को अरेंज ऑर्डर में रख दे तो उसे ही क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे, ओके। अब समझिएगा ध्यान से, समझिए मत सुनिए। अब इनके अनुसार ये था कि एनर्जी जो एमिट करेगी, बोला था इन्होंने एनर्जी एमिट करेगी कॉन्टिन्यूअसली। थोड़ा सुनिएगा, एनर्जी एमिट होगी कॉन्टिन्यूअसली, बोला था इन्होंने कॉन्टिन्यूअसली, बोला था लगातार। अब लगातार होगी तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए अगर हमारी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर की है, कितनी की है, 700 नैनोमीटर की है। अब 700 नैनोमीटर की अगर मान लीजिए वेवलेंथ निकल रही है, जब हमारे पास कुछ एनर्जी थी, ओके। अब क्या हो रहा है, जब एनर्जी एमिट होगी कंटिन्यूअसली तो एनर्जी क्या हो रही होगी, कम। एनर्जी क्या हो रही है, कम। एनर्जी क्या होगी भैया, जल्दी बोलेगा, एनर्जी क्या होगी, कम। तो एनर्जी कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वेवलेंथ बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए, वेवलेंथ बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। यानी एनर्जी कम होगी तो लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है, अरे हाँ या ना बोल दीजिए बस। और जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे उस हिसाब से एनर्जी एमिट भी होनी चाहिए। मान लो हम किसी को गर्म कर रहे हैं, दैट मीन्स उसको थर्मल एनर्जी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसकी थर्मल एनर्जी बढ़ रही है ना, तो थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब लेमडा कम। इसको भी समझो, एनर्जी एमिट होगी कंटिन्यूअसली, इस बात को रखो। और यहाँ पे सुनो, यहाँ पे ऐसे एक कॉलम बना के एक बात लिख दो कि अगर एनर्जी कम होगी तो लेमडा क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, लेमडा बढ़ेगा। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो लेमडा क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। समझना ध्यान से, यहाँ पे 400 नैनोमीटर है और वहाँ पे क्या है भैया, 700 नैनोमीटर। इतने में ही हमको देखना होता है। 400 नैनोमीटर मतलब वायलेट और 700 नैनोमीटर मतलब, जल्दी बोलिएगा, रेड, है ना, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अगर मैं लगातार एनर्जी बढ़ा रहा हूँ, लगातार एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ा रहा हूँ, तो वेवलेंथ क्या होगी, घटेगी। यानी जो रेज है उनका कलर क्या होगा, चेंज होगा, और किधर से किधर की ओर, रेड से वायलेट की ओर होगा। इसीलिए जब हम एक मेटल के रॉड को गर्म करते हैं, यानी आयरन के रॉड को गर्म करते हैं, तो क्या होता है, सबसे पहले उसके पास कौन सा कलर आता है, रेड। लेकिन धीरे धीरे क्या आता है, रेड के बाद किस पे पहुंच जाता है, येलो पे, और येलो के बाद फिर किस पे पहुंच जाता है, ब्लू पे, है ना, हाँ या ना।
यानी जितना गर्म करोगे, जितना ज़्यादा उसको एनर्जी दोगे, तो वेव एनर्जी देने से वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो 700 नैनोमीटर से पीछे होते जाएगा कि नहीं चला जाएगा, 400 नैनोमीटर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, यानी वेवलेंथ क्या हो रही है, कम। अब वेवलेंथ कम हो रही है तो थोड़ा ध्यान से देखो, इसका कलर भी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन यार एक सबसे बड़ी कंफ्यूजिंग बात यह है कि इन्होंने बोला था कंटिन्यूअस काम कर रहा होगा। कंटिन्यूअस काम करने का मतलब यार एनर्जी धीरे धीरे घट रही होगी ना, ऐसे घट रही होगी। मान लो सपोज कर लो 700 नैनोमीटर पे हमारे पास जो एनर्जी है उस कंडीशन में मान लेता हूँ 20 जूल है। कितनी है, 20 जूल है। अब ध्यान से समझना, ध्यान से। अगले केस में क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी, 21 जूल होगी, फिर 22 जूल, फिर 23 जूल, फिर 24 जूल। ऐसे एक एक जूल बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए। और एक एक जूल बढ़ रही होगी तो एक एक जूल बढ़ने से थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा क्या होना चाहिए, वेवलेंथ भी कम होना चाहिए ना। 700 है तो फिर 600 होना चाहिए, फिर 500, फिर 400, ऐसे चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे, इसमें चीज़ें कंटिन्यूअस चल रही होती हैं। समझ में आ रहा है, इसमें चीज़ें क्या हो रही हैं, कंटिन्यूअस चल रही है। तो अगर ऐसा होता तो रेड के पहले क्या आता है भैया, ऑरेंज आता है। क्या आता है, ऑरेंज। यानी अगर मैंने थोड़ा और गर्म किया और एनर्जी दी तो रेड के बाद अब हमको कौन सी एनर्जी, कौन सा कलर दिखाई देना चाहिए था रॉड का, ऑरेंज। अब थोड़ा और गर्म कर दिया तो क्या दिखाई देना चाहिए था, येलो। थोड़ा और गर्म कर दिया तो क्या दिखाई देना चाहिए था, ग्रीन। थोड़ा और गर्म कर दिया तो ब्लू, ब्लू के बाद थोड़ा और गर्म कर दिया तो इंडिगो। बट क्या ऐसे दिखाई देता है हमको, नहीं, हमको ऐसे दिखाई देता है कि रेड, रेड के बाद येलो, येलो के बाद ब्लू। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, है ना। ये मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है। एक्चुअल में ये बात इन्होंने नहीं बोली थी, इनकी तो एमिट वाली कहानी है ना, इनकी तो निकलने वाली कहानी है। मेरे लिए अभी मैं समझा रहा हूँ, लेकिन फिलहाल में ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। बट क्या ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। और यहीं पे थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है। क्या हो जाती है, फ्लॉप हो जाती है। थ्योरी फ्लॉप क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने बोला था कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होगी। तो अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट होगी तो क्या होना चाहिए था, जो रेज निकलनी चाहिए थी वो अगर रेड की निकलनी है तो उसके बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद वायलेट। इस तरीके से निकलती रहनी चाहिए थी, ऐसा नो। बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अरे हाँ ना बोल दीजिए, ठीक है। अब एनर्जी एमिट कैसे होती है मैं इसको समझा दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कैसे होती है, कैसे एनर्जी एमिट करती है। तो देखिएगा, जब हम गर्म करते हैं तो मेनली होता क्या है, एक एटम के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये एटम है, इस एटम के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस कक्षा में है। जब इसको आप एनर्जी दोगे तो ये इस कक्षा से कहाँ चला जाएगा, अपने से आगे वाली कक्षा में। समझ में आ रहा है। और जब ये अपने से आगे वाली कक्षा में जाएगा तो एनर्जी इसने ऑब्जर्व किया है, अभी इसने क्या किया है, एनर्जी ऑब्जर्व किया है, और एनर्जी ऑब्जर्व करके अगली कक्षा में चला गया। लेकिन नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब एनर्जी पा गया, जैसे कि लोहे की रॉड है, एनर्जी एक बार दे दी तो इलेक्ट्रॉन सब कूद के चले गए होंगे हायर कक्षा में, हायर क्लास में चलेंगे। लेकिन जब हमने वैसे ही छोड़ दिया होगा तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, नहीं हो जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ देर बाद पुनः कहाँ चला आएगा, उसी कक्षा में आ जाएगा। यानी जिस क्लास से गया था उसी क्लास में वापस आ जाएगा। और इस कंडीशन में उसको क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में उसको अपने अंदर से एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। आई बात समझ में। तो ये जो एनर्जी वो निकाल रहा है, इसी एनर्जी की बात हो रही है बाबू। यही एनर्जी जो एमिट कर रहा है, ये कैसे कर रहा होगा, रेडिएशन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब सर वो जो 7 कलर हमने देखे, हम 7 ही देख सकते हैं तो 7 ही की बात करेंगे ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो कितने प्रकार की होती है, टोटल 7 होती हैं। गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रा, उसके बाद रेडियो, माइक्रो, ये सब की सब क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन हम कौन सी देख सकते हैं, मात्र 7। कौन कौन सी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ में आ रहा है। तो इस कलर में दिखाई देना चाहिए। अगेन ये एक एटम है, इस एटम के अंदर एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने हीट दिया, मैंने क्या किसको दिया, एक लोहे की रॉड थी। फिर से थोड़ा सा समझो भाई, ये लोहे की रॉड के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे कण होंगे, यानी बहुत सारे एटम होंगे। मैंने एक एटम को उठाया, है ना, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। गर्म करने का मतलब कौन सी एनर्जी दे रहा हूँ मैं, थर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जब दूंगा, ध्यान से सुनना, जब थर्मल एनर्जी दूंगा तो इसके एटम के, इस एक एटम के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एनर्जी प्राप्त करेंगे, है ना।
ये थर्मल एनर्जी लेंगे और थर्मल एनर्जी लेने के बाद ये जिस कक्षा में है उससे आगे वाली कक्षा में चले जाएंगे। ये नियम है, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दोगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से कूद के अपने से आगे वाली कक्षा में चला जाएगा, और जब ये चला जाएगा तो वहां पे रहेगा, लेकिन क्या जीवन भर उसी कक्षा में रहेगा? कुछ देर बाद पुनः वो अपनी अवस्था में वापस आ जाएगा, हाँ या ना? तो वो जब वापस आएगा तो वापस आने के दौरान वो अपनी एनर्जी कम करेगा, तभी तो, क्योंकि हर कक्षा का नियम है कि भैया अगर तुम इस कक्षा में रहना चाहते हो तो तुम्हारे पास कितना होना चाहिए? 20 जूल। इस कक्षा में रहना चाहते हो तो 40 जूल होना चाहिए। तो अब इसको 20 जूल इसने 20 जूल लिया तो इस कक्षा में चला गया था, लेकिन कुछ देर बाद ये पुनः क्या होगा? इस वाले में आएगा। तो इस वाले में आने के लिए इसको 20 जूल बाहर निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो ये जो निकाल रहा है वो किस फॉर्म में निकाल रहा है? रेडिएशन के फॉर्म में। और ये जो रेडिएशन होगा इसके पास क्या होगा? कलर होगा कि नहीं होगा? कलर क्या होगा? कलर कौन कौन से होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। किसने? जेम्स मैक्सवेल साहब ने कहा था कि ये जो रेडिएशन होगा, जो रेडिएशन निकलेगा वो कंटिन्यूअसली निकलेगा। दैट मीन्स उनका कहने का मतलब था कि जब आप देखोगे तो पहले वायलेट नजर आएगा, सॉरी पहले क्या नजर आएगा? रेड। फिर जितनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, मतलब जितना एनर्जी वो ज्यादा इमिट करेगा, समझ पा रहे हो? जितना ज्यादा एनर्जी निकालेगा वैसे इससे इसका कलर क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। रेड के बाद ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, येलो के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद ब्लू, ब्लू के बाद इंडिगो, इंडिगो के बाद वायलेट। और यही उनकी गलती थी, समझ आ रहा है? यानी उनके कहने का मतलब था ये 40 जूल से 20 जूल ऐसे करता है कि 40 के बाद 39, फिर 38, 37, 36, 35 ऐसे धीरे धीरे कम करता है कि धीरे धीरे कम करते करते वो क्या होता है? आता है। तो धीरे धीरे एनर्जी क्या होती है? कम होती जाती है, और उस अनुसार यहाँ पे क्या निकलती है? वेव निकलती है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। समझ में आया ना? एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ऐसे नहीं निकालता है, कंटिन्यूअसली नहीं एनर्जी निकालता है। वो एक बार में जितना एनर्जी होना चाहिए उतना निकाल के दे देता है। यानी अगर मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आना चाहता है तो जो एनर्जी एमिट करेगा ऐसे बिल्कुल नहीं करेगा। या तो एक बार में कितना एमिट कर देगा? 5 जूल, या एक बार में एक ही साथ कितना? 10 जूल। यानी एक फिक्स क्वांटिटी में एनर्जी को क्या करेगा? एमिट करेगा। ऐसा देखा गया। इसका कारण क्या बना? इसका कारण ये बना कि हम कभी भी देखते हैं कि कंटिन्यूअस हमको नहीं नजर आते हैं ये सब, हाँ या ना? क्या ये कंटिन्यूअसली ऐसे कलर चेंज हो रहा होता है? नहीं। या तो हमको रेड दिखाई देगा, या तो फिर येलो, या तो फिर ब्लू, यही तो दिखाई दे रहा है। यानी ये जो है फिक्स अमाउंट में क्या कर रहे हैं? अपनी एनर्जी कम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? यानी जो एनर्जी एमिट कर रहे हैं या तो 5 जूल के पैकेट में या तो 10 जूल के पैकेट में वैसे समझ लो पैकेट में कर रहे हैं। एक एक जूल नहीं कम कर रहे हैं भाई, एक के साथ 5 जूल, 10 जूल, तब उस हिसाब से हमको ये नजर आ रहे हैं। क्लियर है? हाँ या ना? आयोग समझ में आ गया होगा। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस शब्द लिया था, और इस कंटिन्यूअस शब्द का मतलब मैंने समझा दिया, है ना? कारण समझ में आ गया? ये बहुत बड़ी थ्योरी है भाई, बहुत बड़ी थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। जेम्स मैक्सवेल का फेलियर आप समझ ही नहीं पाएंगे, और ना जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी समझ पाएंगे। फेलियर तो अब जो मैं समझा रहा हूँ इसीलिए जान लगा के समझा रहा हूँ ताकि आप पकड़ पाओ। जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और कहाँ उसने क्या मिस्टेक की थी ये सब बारीकी से समझिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक्चुअल में पूरे एटम को किस फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया था? वेव के फॉर्म में। उन्होंने बोल दिया था कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है? इट इज अ वेव। इनके अनुसार दुनिया का हर एक चीज क्या है? वेव है। समझ में आ रहा है? आप कोई भी काम कर रहे हो, उस काम के दौरान क्या पैदा होगी? वेव। एनर्जी चलती है तो वेव, है समझ में? यानी इनका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे डाइवर्ट करा दिया गया था? इन्होंने पूरे दुनिया को किस में डाइवर्ट कर दिया था? वेव के फॉर्म में। जैसे न्यूटन साहब ने पूरी दुनिया के हर फिनोमेना को पार्टिकल में समाहित कर दिया था, यानी उनके अनुसार हर एक चीज किससे मिलकर बनी है? पार्टिकल से। वैसे ही किसके अनुसार? जेम्स मैक्सवेल के साथ हर एक चीज वेव से बनी है। तो देखिए फेलियर कहां से नजर आया? समझ में आया? यहां से नजर आया। क्या था इनके? मैं अगेन बोलूंगा कि इन्होंने क्या बोला था कि जो एनर्जी एमिट होगी वो रेडिएशन के फॉर्म में होगी, लेकिन कैसी होगी? कंटिन्यूअस होगी। कंटिन्यूअस होती तो रेड से ऑरेंज, ऑरेंज से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से इंडिगो, इंडिगो से वायलेट होना चाहिए कलर। बट ऐसा नहीं है। एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट फॉर्म में जाती है, कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं। डिस्क्रीट मतलब मैंने बताया था ना अभी जस्ट कि बीच वाले पोर्शन को छोड़ के, यानी पहली बार में कितना निकालेगी? 5, तो अगले बार में भी कितना निकालेगी? 5, फिर 5, यानी 5-5 के पैकेट में। एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या है? क्वांटाइज्ड है। आपने फिजिक्स के अंदर शुरुआती दौर में पढ़ा होगा, अगर आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था चार्ज क्वांटाइज्ड होते हैं। चार्ज क्या होते हैं? क्वांटाइज्ड। यानी कोई भी चार्ज हो, इस दुनिया का कोई भी चार्ज हो, वो हमेशा और हमेशा किसके मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के मल्टीपल के फॉर्म में रहेगा।
यानी दुनिया का हर चार्ज इस 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है? वैसे ये एनर्जी जो निकलेगी वैसा नहीं है कि कंटिन्यूअस निकल रही होगी, नहीं, वहां पे एनर्जी भी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी, एक फिक्स क्वांटिटी की एनर्जी क्या होगी, निकल रही होगी। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्या क्लियर है? यस और नो? और दैट इज द फेलियर, फेलियर ऑफ जेम्स मैक्सवेल। और ये बात कहाँ से निकल के आती है ये देखते हैं। तो फेलियर कैसे हुआ समझ में आ गया? लिख लेंगे, स्वयं से लिखना पड़ेगा भाई, हाँ या ना? फेलियर कैसे होता है जेम्स मैक्सवेल का समझ में आया? इन्होंने क्या बोला था, कंटिन्यूअस, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनर्जी हमको दिख रहा है कि या तो रेड में आ रही है, या तो ग्रीन में, येलो में, या तो ब्लू में। इसका मतलब जो एमिट हो रही है एनर्जी वो कंटिन्यूअस नहीं हो रही है, वो कैसे हो रही है, डिस्क्रीट फॉर्म में। देखिए इन दोनों की एनर्जी छूट गई कि नहीं छूट गई, यहाँ पे ग्रीन वाली एनर्जी छूट गई कि नहीं छूट गई, समझ में आ रहा ना? मतलब यहाँ पे ऑरेंज वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, ग्रीन वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, डायरेक्ट ब्लू पे आ गई। यानी बीच बीच में क्या पैदा हो रहा है, गैप, गैप पैदा हो रहा है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो एक फिक्स अमाउंट में निकल रही है। समझ में आ रहा है ना? कंटिन्यूअस नहीं निकल रही है। समझ में आया? और यही फेलियर बनता है जेम्स मैक्सवेल साहब का। क्लियर हो गया होगा, आया ना? आया समझ में? अब इनके फेलियर का कारण कौन बनता है? इनके फेलियर का कारण मैं आज आपको समझा देता हूँ, और उस ग्रेट साइंटिस्ट का नाम भी सुन लीजिए। वो जो ग्रेट साइंटिस्ट है, मैंने बोला था पहले भी, ये इतने ग्रेट साइंटिस्ट है कि इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़ा माना गया है ना? समझ में आ रहा है? तो ये कौन थे? तो इनका नाम था मैक्स प्लांक। क्या नाम था? मैक्स प्लांक। ठीक है, मैक्स प्लांक। ध्यान देंगे, इन्होंने 90-100 में क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी दिया था। क्वांटम थ्योरी, जैसे उनकी वेव थ्योरी थी किसकी, मैक्सवेल साहब की, वैसे इन्होंने 90-100 में क्वांटम थ्योरी दी थी दुनिया को। ठीक है, क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी दिया था। और इसके लिए इनको 1918 में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज मिलता है। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी एक्चुअल में, एनर्जी में क्या है, या ऐसे समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एनर्जी का क्या है, एनर्जी का क्या है, पैकेट है। एनर्जी का पैकेट है, ठीक है ना? एनर्जी का पैकेट है, जिसको क्या नाम दिया था इन्होंने? फोटोन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी एनर्जी जो चल रही होती है, एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है, वो बंडल्स में जा रही होती है, पैकेट में जा रही होती है। किस फॉर्म में जा रही होती है? बंडल में जा रही होती है। मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि एनर्जी किसके फॉर्म में जा रही होती है? आगे वेव के फॉर्म में जा रही होती है। और मैक्स प्लांक साहब ने क्या बोला कि बंडल के फॉर्म में जाती है एनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फोटोन। यानी एक बंडल को क्या बोलेंगे? फोटोन, फोटोन बोलेंगे। ये बात ध्यान देंगे। और इसके साथ इन्होंने और क्या बोला था कि ये जो एनर्जी का पैकेट होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये सन है, तो इस सन से अगर निकल रहा है तो ये बंडल में निकल रहा होगा एनर्जी। समझ में आ रहा है? बंडल में निकल रहा है, और हर बंडल के अंदर फिक्स एनर्जी है। मान लेता हूँ कि 5 जूल इसमें है, तो इसमें भी क्या होगा? 5 जूल, इसमें भी 5 जूल। या अगर इसके साथ और छोटे छोटे एनर्जी के बंडल हैं तो वो भी कंटिन्यूसली, यानी अगर 3 जूल के हैं तो 3 जूल के ये सब होंगे। समझ में आ रहा है? 3 जूल का ये, 3 जूल का ये, 3 जूल का ये। यानी हर बंडल के अंदर एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी होती है। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट एमिट करेगा एनर्जी, तो फिक्स अमाउंट के एनर्जी के बंडल में करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? फोटोन बोलेंगे। यानी यहाँ से उन्होंने बोला कि हमेशा जो एनर्जी एमिट होती है एमिट होती है, या सीधा सीधा एमिटेड एनर्जी किस फॉर्म में होती है? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है। क्वांटाइज्ड फॉर्म में होती है, और यहीं से पैदा होती है क्वांटम थ्योरी। क्वांटाइज दिख रहा है ना? यहीं से क्या बनता है? क्वांटम थ्योरी। और यही ये चीज़ इन्होंने प्रूफ कराने के लिए किस चीज़ का हेल्प लिया था? तो इन्होंने दिखाया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या दिखाया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है ना? इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट दिखाया था, एक्सपेरिमेंट दिखा के प्रूफ किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है?
ये कब देते हैं क्वांटम थ्योरी? 1900 में, और इसके लिए इनको 1918 में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज। और इनकी इस बात को जोर तब मिलता है और ज़्यादा जब दुनिया के सामने एक और बड़े साइंटिस्ट 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन स्वयं आते हैं और एक फिनोमिना वो एक्सप्लेन करते हैं जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश का विद्युत प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये तो क्वांटम थ्योरी को हिंदी में भी क्वांटम थ्योरी ही बोलते हैं। ये कब दिया गया था? 1905 में। और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए दुनिया में बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन इस चीज को एक्सप्लेन कौन करते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। कौन सी थ्योरी लगा के? मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी लगा के। और यहां से भी दुनिया को ये जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये क्या देते हैं? एक्सप्लेनेशन। क्या देते हैं? एक्सप्लेनेशन। और इस एक्सप्लेनेशन के लिए इनको 1921 में नोबेल प्राइज मिलता है समझ में? ये दोनों नोबेल प्राइज वाले काम आपको नेक्स्ट क्लास में देखने हैं। इसलिए मैंने बोला था ना, तूफान आ गया दुनिया में। पहले दुनिया के अंदर क्या होता था? सभी चीजें वेव से जोड़ के रखी जाती। कोई भी एनर्जी एमिट हो रही है, जा रही है, आ रही है, तो वो किस फॉर्म में जा रही है? एनर्जी के वेव के फॉर्म में जा रही है, और वो रेडिएशन है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि रेडिएशन के अंदर जो एनर्जी होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? एनर्जी का पैकेट होता है, बंडल होता है, जिसको फोटोन बोलते हैं। यानी ले देखिए, ये बोल रहे हैं लोग कण, यानी बोल रहे हैं कि एनर्जी चल रही है तो फोटोन के फॉर्म में, और फोटोन को क्या माना गया? पार्टिकल, कण। है समझ में? तो दुनिया अगेन फिर किस पे लौट आई? कण पे। न्यूटन साहब ने कण पे स्टार्ट किया था गेम, और अगेन फिर किस पे आ गई कहानी? कण पे। समझ में आ रहा है? दो लोग आ चुके हैं भाई 1900 में क्वांटम थ्योरी लेके, मैक्स प्लांक साहब, जिसके लिए इनको क्या मिला? 1918 में नोबेल प्राइज। और इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया था? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको समझाया था। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में देख रहे होंगे। और इसके साथ साथ 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन एक और क्या बोलते हैं, घटना को समझाते हैं, जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए इनको क्या मिलता है? नोबेल प्राइज 1921 में। एक्चुअल में अल्बर्ट आइंस्टाइन को हम आज के जमाने में इस चीज के लिए नहीं जानते हैं। ये तो बहुत छोटी चीज है। उन्होंने जो काम किया है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, इन दुनिया के सामने एक ऐसी थ्योरी रखी जिसको क्या बोलते हैं? सापेक्षिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो दुनिया का बहुत खतरनाक सिद्धांत है, सबसे बड़ा सिद्धांत, बहुत बड़ी थ्योरी है वो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ा काम तो उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था। बट प्रॉब्लम ये थी कि जब उन्होंने दिया तो कोई समझ ही नहीं पाया। समझ में आया? इसीलिए उनको नोबेल प्राइज उस काम के लिए नहीं दिया गया, जबकि नोबेल प्राइज तो उनको उस चीज के लिए भी मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ा काम था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। समझ में आ रहा है? लेकिन उनको किस चीज के लिए नोबेल प्राइज मिला है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। आप अल्बर्ट आइंस्टाइन सुनते होंगे, है ना? अब आप भाई साइंस में आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को ना सुने ऐसा पॉसिबल नहीं है, न्यूटन साहब को ना सुने ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना? तो न्यूटन साहब, आइंस्टाइन साहब, दो लोगों का नाम आप जीवन भर सुनते हैं होंगे, है ना? लेकिन आप ध्यान देंगे, मैक्स प्लांक भी इन लोगों से बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। माना जाता है दुनिया में कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी बड़े साइंटिस्ट कौन थे? मैक्स प्लांक साहब थे। ठीक है? तो इन दोनों लोगों की थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ रहे होंगे। अब बस मैं आपसे इतना ही उम्मीद करूंगा कि आप आज की क्लास से ये सीख पाए होंगे कि जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी फेल कैसे हो गई। ठीक है? और मैं आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि बड़े अच्छे से उसको नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अपनी भाषा में समझ के लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर कुछ भी लिखूंगा तो वो आप रटेंगे, और मैं चाहता नहीं हूँ कि उस थ्योरी को आप रटें। आप समझ गए हो तभी लिखिएगा, अदरवाइज एक बार और क्लास देखिएगा और फिर समझिएगा मैंने क्या समझाया है। और अगर ना समझ में आए तो कमेंट प्लीज करिएगा, उस थ्योरी को के फेलियर को मत छोड़िएगा, अदरवाइज ये सब की सब बकवास लगेंगी, आपको कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस उम्मीद के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। मैं दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे फिर इसी एनर्जी के साथ एनर्जी को पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच एमर्स।